दो क्वेश्चंस को देखने के बाद अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक से रिलेटेड एक्सप्रेशन रहेंगे। अब इस तरह के इस वाले क्वेश्चन में हम क्वाड्रेटिक को दोनों साइड लेना चाहते हैं ना, दोनों साइड लेना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कुछ ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और मोर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर मैं चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ 5x और यहाँ प्लस का 4 कर देता हूँ। इस तरह से हमने दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करी है। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करिए। मैंने आपको ध्यान हो तो बताया कि हमेशा चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी हो चाहे नेगेटिव क्वांटिटी हो, चाहे हमेशा पॉजिटिव हो चाहे हमेशा पॉजिटिव नहीं हो, अगर दोनों साइड एक्सप्रेशन है तो आप उसको कभी भी कैंसिल ना करें। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे सेम नज़र आ रही है, एक जैसी नज़र आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा क्योंकि इसके बारे में मुझे अभी तक पूरी तरह से ये नहीं पता कि ये हमेशा पॉजिटिव है या नहीं है। और हो भी, अगर आपको पॉजिटिव होने का पता भी हो तो सेम साइड अगर होती तो कैंसिल कर देते, लेकिन ऑपोजिट साइड है इसलिए मैं कैंसिल करने से बचने के लिए बोलूँगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो एक साइड उठाकर लेके आएंगे। एक साइड मैंने पिक करके इसको इस तरह से लिख दिया है और मोर देन और इक्वल टू 0 अभी हमने यहाँ साइन लगाया है। ठीक है, क्योंकि हमने इस साइड को इधर लेके आए तो यहाँ 0 बचेगा और ये साइन अभी ऐसा का ऐसा ही है। अभी हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं ना। एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम आएगा ना, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं ताकि वेवी कर्व लगा सके ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम आया, ऊपर जो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 4 मोर देन और इक्वल टू 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और 5x माइनस 3x में से अगर आप दोनों का डिफरेंस लोगे तो 2x बचेगा और 2 माइनस 4 में से डिफरेंस लोगे तो माइनस 2 बचेगा और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोर देन और इक्वल टू 0। फाइनल स्टेप आपकी ये बचेगी। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हो ना, सिंप्लीफाई करना है ना। सिंप्लीफाई जितना सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आसानी रहेगी ना। तो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए है। तो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है और नीचे वाली क्वाड्रेटिक है। नीचे वाली क्या है, क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डी चेक करिए। जब आप इस क्वाड्रेटिक का डी चेक करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक का डी आएगा पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप इसमें लगाएंगे तो इसमें आएगा डी इसका पॉजिटिव। इसका मतलब इसके फैक्टर कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे लग रहा है कि इसके फैक्टर हो सकते हैं और इसको फैक्टराइज करके मैंने ऐसा लिख दिया है। ठीक है ना। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, एक साइड 0 देखेंगे, वेवी कर्व लगाने की प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। सब कुछ सही है। अब हम देखेंगे कि यार यहाँ तो x माइनस 1 ऊपर भी है और नीचे भी है। जब x माइनस 1 ऊपर और नीचे होता है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सेम साइड है। तो कैंसिल करने के बाद मुझे विचार करना पड़ता है उस फैक्टर के बारे में जिसको मैंने कैंसिल किया है कि वो 0 कहाँ होता है। ये 0 होगा 1 पर। तो 1 रखने पर, इस पर मैं यहाँ पर विचार कर रहा हूँ, 1 रखने पर क्या ये सही आंसर दे रहा है क्या? तो 1 रखने पर ये 0/0 आंसर दे रहा है। इसका मतलब 1 को मुझे यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा, आंसर में लिखने से मना करना पड़ेगा भाई। तो लिख तो लेते हैं इसको। फाइनली कैसे लिख देते हैं, 2/x प्लस 1 और मोर देन और इक्वल टू 0। 2/x प्लस 1 मोर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 का कोई औचित्य नहीं है, 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगा। इसका मतलब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी दो तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, 1/x प्लस 1। तो 1/x प्लस 1 में एक हमारे पास लीनियर फैक्टर है जिसकी पावर ओड है। इसका मतलब इसी से हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वेवी कर्व लगाने के बाद। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर चीज़ क्या याद रखनी है आपको कि x इक्वल टू 1 आंसर में कभी भी नहीं लेना है ना, क्योंकि 1 रखने पर ये 0/0 फॉर्म आ रहा है इस स्टेप में ना। अच्छा, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। -1 केवल एक नंबर आएगा जो नंबर लाइन पर शो करना है, प्लस और माइनस अकॉर्डिंग टू इस लाइन के ऊपर वाला जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर पॉजिटिव देना है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या आएगा, -1 से इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू -1 से इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के ऊपर तो ओपन इंटरवल आने वाला है। -1 के ऊपर क्या आएगा, देखो इक्वल टू 0 मांग रहा है, डिमांडिंग है इक्वल टू 0, लेकिन ये -1 नीचे की वजह से आता है। इसका मतलब मांगने दो ना, मांग रहा है तो हम नीचे की वजह से थोड़ी इक्वल टू 0 इक्वल टू क्लोज इंटरवल लगा देंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। इसका मतलब मेरा फाइनल, इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से इनफाइनाइट। अब इसमें एक समस्या क्या थी कि 1 को मैंने चेक किया नहीं किया है ना,
जो चीज़ें मैंने कंडीशन लिखी वो तो चेक करनी पड़ेगी ना। तो 1 इसमें लेने के लिए मना किया था। अब आप आंसर देखो, 1 इसमें आंसर में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है 1। तो 1 यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर मैं 1 डालूंगा ना, तो 1 डालने पर ये 0 हो रहा है, तो ये 0 होता है, ये इनफाइनाइट हो रहा है और ये भी इनफाइनाइट हो रहा है। तो इनफाइनाइट मोर देन इनफाइनाइट, मतलब किसी भी इनइक्वालिटी में अगर इनफाइनाइट रिजल्ट आ रहा है तो उसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो गलत आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 की वजह से हमें इनफाइनाइट रिजल्ट मिल रहा है, तो 1 हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए। तो 1 हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मुझे इसको यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो सही आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? -1 से इनफाइनाइट, और 1 को हमें यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस अगले क्वेश्चन में देखो, हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल ले चुके हैं। बस इस क्वेश्चन में हम पावर दिखाना चाहते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक की अगर कोई पावर आती है तो उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -6x + 9 और पावर 3, और यहाँ पर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर -5x + 4 एक्स स्क्वायर -5x + 4 पावर 21 और डिवाइडेड बाय x - 1 x - 2 x - 4 और x - 4 और पावर यहाँ पर मैंने लिखा 3, और यहाँ पर मैंने मोर देन और इक्वल टू 0। चलो मोर देन 0, चलो इक्वल टू 0 भी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ और चीज़ें इससे क्लियर होने वाली है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने 2 क्वाड्रेटिक लिए, बाकी सारे लीनियर लिए, और इस दोनों क्वाड्रेटिक की पावर मैंने इस बार कुछ ना कुछ लिखी है। तो पावर से अभी आपको डरना नहीं है ना, अभी भी नहीं डरना है। अभी आपको करना क्या है भाई, आपको बस ये देखना है, उसी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान रखना है, बेसिक बातों पर ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक जब भी आएगी तो मैं इसको फैक्टराइज करूंगा और एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को पॉजिटिव बनाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल सब जगह पॉजिटिव लिया है मैंने, किसी भी जगह नेगेटिव नहीं लिया है। आप किसी एग्जांपल में अगर नेगेटिव लेके देखेंगे तो माइनस लेकर देख लेना, है ना। मैं एक एग्जांपल और ले लूँगा जिसके अजीब से रूट्स आ रहे होंगे ना, अजीब से रूट्स, क्योंकि अजीब से रूट्स को फिर हम कहाँ शो करेंगे वो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, तो वो भी मैं अभी कंसिडर कर लूँगा अगले एग्जाम्पल में ना। तो इसमें मैंने इसका क्वाड्रेटिक का डी हमने चेक किया हुआ था, डी 0 आया है। इस क्वाड्रेटिक का डी हमने चेक किया हुआ है, डी पॉजिटिव आया है, और बाकी जगह क्वाड्रेटिक नहीं है। इसका मतलब ये होल स्क्वायर बनेगी, होल स्क्वायर बनेगी तो इसको मैं लिखूंगा x - 3 का होल स्क्वायर, और इसकी कंप्लीट पावर 3 पहले से दे रखी है। और ये x - 1 x - 4, इसको फैक्टराइज करूंगा तो x - 1 x - 4 और इसकी कंप्लीट पावर 21, ऐसा ये हमें बता रही है। और यहाँ पर बाकी सब चीज़ें x - 1 x - 2 और x - 4 की पावर 3 x - 4 की कंप्लीट पावर 3 और मोर देन और इक्वल टू 0, ऐसा हमारे पास ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इतना करने के बाद सेपरेट कर लेते हैं ना। सेपरेट करना मतलब क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि टोटल पावर कितनी हो गई। तो ये टोटल पावर कितनी हो गई, x - 3 की पावर 6 हो गई भाई, 2 और 3 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 6 हो जाएगी। इसको मैं सेपरेट करूंगा, पावर 21 है, टोटल पावर 21 है, तो x - 1 की पावर 21 हो गई, x - 4 पावर भी कितनी हो गई, 21 हो गई। पावर सेपरेट हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई में दोनों ब्रैकेट। नीचे क्या है x - 1, यहाँ पर क्या है x - 2 और यहाँ पर क्या है x - 4 की पावर 3 और मोर देन और इक्वल टू 0, ऐसे हमारे पास फाइनल स्टेप रहेगी। इस फाइनल स्टेप के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, ऊपर भी आ रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं। तो उन फैक्टर्स को क्या किया जाएगा, उन फैक्टर्स को कैंसिल किया जाएगा। तो फैक्टर्स को कैंसिल करने के बाद वही चीज़ें याद रखनी पड़ेगी भाई, किसको आंसर में लेना है और किसको आंसर में नहीं लेना, वो हमें सोचना पड़ेगा भाई कैंसिल करने के बाद। तो सोच लेते हैं, x - 1 से x - 1 कैंसिल कर लेते हैं और रिमेनिंग चीज़ को यहाँ रख देते हैं। तो x - 1 की पावर 20 रहेगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 21 है, तो एक चला जाएगा, ये मैंने इससे कैंसिल कर दिया है। x - 3 की पावर 6, ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूंगा। x - 4 से x - 4 कैंसिल हो रहा है और x - 4 की पावर 18 हमारे पास रह जाएगा। ऊपर 21 में से 3 जाएंगे तो 18 रहेंगे। नीचे हमारे पास रहेगा केवल x - 2, बाकी कुछ भी नहीं। ये मैंने इससे कैंसिल कर दिया, ये मैंने इससे कैंसिल कर दिया, और मोर देन और इक्वल टू 0, साइन अभी भी मैंने चेंज नहीं किया है, केवल हमारे पास ये फैक्टर्स रह गए। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने x - 1 को कैंसिल किया। तो x - 1 0 होता है 1 पर, तो 1 डालने पर ये 0/0 और 4 डालने पर ये 0/0 दे रहा है। इसका मतलब आंसर में 1 और 4 अभी तक नहीं लेना, क्योंकि 0/0 फॉर्म दे रहा है। भले इक्वल टू 0 आ रहा है 1 की वजह से, लेकिन उसी टाइम पर ये नीचे वाला भी 0 दे रहा है, तो 0/0 फॉर्म दे रहा है। तो 0/0 फॉर्म का मतलब क्या होता है, आंसर में नहीं लेना है। अब हमारे पास ये बचेगा। अब इतना बचने के बाद भी अभी कुछ पावर इवन आ रही है और कुछ पावर ओड आ रही है, नजर आ रही है ना आपको, कुछ पावर इवन कुछ पावर ओड।
तो यहाँ पर सारी पावर क्या आ रही है, इवन आ रही है, ये पावर ओड आ रही है, तो सभी पावर्स को मैं उड़ा देता हूँ, इसको भी उड़ा देता हूँ, इसको भी उड़ा देता हूँ, इसको भी उड़ा देता हूँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सब जीरो बन जाएगा और यहाँ बचेगा 1/x-2 ओनली, 1/x-2 मोर देन और इक्वल टू 0। केवल हमारे पास इतना सा ही क्वेश्चन बचेगा। लेकिन जिन चीज़ों को मैंने उड़ाया है उनके बारे में सोचो ना भाई। तो यहाँ पर x=1 रखने पर आंसर 0 आ रहा है, लेकिन 1 पहले ही मना कर चुका है, तो 1 पहले अगर मना हो चुकी है तो 1 को मैं अभी भी नहीं लूँगा, तो 1 के ऊपर और 4 के ऊपर तो मैं अभी ये चीज़ लिख देता हूँ, 1 और 4 तो आना ही नहीं है। अब देखो ऊपर भी 1 और 4 अगर मैं देखूँ इस वाली लाइन से देखो तो 1 और 4 को आंसर में लेना चाहिए था, लेकिन अगर इस वाली लाइन से देखो तो 1 और 4 आंसर में नहीं आना चाहिए, इस वाली लाइन से देखो तो 1 और 4 आंसर में नहीं आना चाहिए। तो हमें कहाँ से देखना है, हमें ओरिजिनल क्वेश्चन से देखना है, 1 और 4 आंसर में नहीं आना चाहिए। ये प्रोसेस तो बाद में आया ना, काटा पीटी करने के बाद ये वाली लाइन बची है। इसका मतलब 1 और 4 अगर आप आंसर में अब लेने के लिए बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। इसका मतलब मुझे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पुरानी कंडीशन क्या बोलती थी, तो पुरानी कंडीशन के हिसाब से 1 और 4 आंसर में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब मैं अभी भी वहीं रहूँगा, 1 और 4 को आंसर में नहीं लूंगा। तो 1 और 4 आंसर में बोले तब भी नहीं लेना है। हाँ 3, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो x=3 अब आंसर में आना चाहिए, क्योंकि 3 के लिए कभी भी मना नहीं हुई। तो यहाँ पर ये सही बात बोल रहा है कि x=3 आंसर में आना चाहिए। अब रिमेनिंग चीज़ क्या है, 1/x-2 मोर देन और इक्वल टू 0। इसके बिहाफ पर अगर मैं नंबर लाइन शो करूंगा तो एक ही नंबर आएगा, प्लस माइनस प्लस शो करूंगा और आंसर आएगा x∈2 यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ओपन इंटरवल आएगा और ये 2 नीचे की वजह से आ रहा है और इक्वल टू 0 मांग रहा है, नीचे की वजह से आ रहा है और इक्वल टू 0 मांग रहा है, तब भी यहाँ पर क्लोज इंटरवल ना करके आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। ऊपर होता तो क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अभी मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, x∈2 और ओपन ब्रैकेट बोथ साइड। लेकिन इसमें अभी क्या गड़बड़ है, हमने जो कंडीशंस लिखी है 1, 4, 3 ये हमने चेक नहीं किया है, हमने क्रॉस चेक नहीं किया है। तो यहाँ पर 1 आंसर में नहीं आना चाहिए, तो 1 आंसर में नहीं आना चाहिए, तो अच्छी बात है नहीं आ रहा है, इसमें 2 से स्टार्ट हो रहा है ना। 3 आंसर में आना चाहिए, तो 3 आंसर में आ रहा है, 2 से इनफाइनाइट में 3 होता है। 4 आंसर में नहीं आना चाहिए, 4 आंसर में नहीं आना चाहिए, लेकिन इसने तो ले लिया है, तो 4 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, रिमूव। तो एक ही नंबर को रिमूव करना है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट और माइनस का यूज़ करेंगे ताकि 4 को हम यहाँ से गायब कर सकें। तो इस क्वेश्चन से मुझे पावर को लेकर ये आइडिया लगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और मुझे फैक्टराइज करना पड़ता है और फैक्टराइज करने के बाद किस तरह से मैं चीज़ों को सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं अब ऐसी क्वाड्रेटिक लूँगा जिसके फैक्टर अजीब से निकलेंगे, मतलब इंटीजर नहीं आएंगे, इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर मतलब पॉजिटिव। डी तो मैं पॉजिटिव लूँगा, डी तो मैं पॉजिटिव ही लूंगा, लेकिन उस क्वाड्रेटिक के रूट्स इरेशनल आएंगे, इरेशनल, ठीक है ना। तो मैं कोई भी एक क्वाड्रेटिक ले लेता हूं जिसके मुझे फैक्टर होने की उम्मीद कम लगती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाली क्वाड्रेटिक ले ली, इसका डी मैंने माइंड में सोच कर मतलब कैलकुलेशन करके देखा तो इसका डी पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पर डी पॉजिटिव लेने के बाद मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है ना, और x+3 और चलो यहाँ पर मैं माइनस भी ले लेता हूँ ना, ताकि माइनस वाली कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ जाए। यहाँ मैंने माइनस ले लिया है और यहाँ पर x+7 और इस बार लेस देन और इक्वल टू 0 लिया है, ठीक है ना, ताकि वो चलो साइन तो आप कैसे भी ले सकते हैं ना, उधर मैंने 0 लिया है। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ 2 क्वाड्रेटिक नज़र आ रही होगी और 2 लीनियर नज़र आ रही होगी और सभी की पावर मैंने ओड ली है, मतलब किसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ये यहाँ से क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया पहले स्टेप में कि आपको हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का मल्टीपल पॉजिटिव देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे विचार करना पड़ेगा कि किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है। तो मुझे यहाँ पर सभी का पॉजिटिव नज़र आता है, केवल इसका नेगेटिव नज़र आता है। तो इसको मैं सबसे पहले पॉजिटिव बनाऊंगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि उस जो भी नंबर लिखा है, जैसे कि यहाँ पर -1 लिखा है, x² का मल्टीपल -1 लिखा है, तो -1 को कॉमन लो। तो -1 को कॉमन लेने से जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको कॉमन लेकर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, माइनस मैंने कॉमन लिया तो -1 ये कॉमन आ गया, देखो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, और जो चीज़ बचेगी उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, कोई भी ब्रैकेट बना कर लिख दो, x² + 3x और माइनस का 1। मैंने आपको क्या बोला था कि जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस का हो जाएगा। और x² - 4 इसका d पॉजिटिव आ रहा है, d हम चेक कर लेंगे भाई ना, इसका d पॉजिटिव आ रहा है, d यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, b² - 4 a की वैल्यू 1 और माइनस का 4, तो ये कितना आ रहा है 16। तो d = 16 क्या बोलता है कि मैं पॉजिटिव आ रहा हूँ, इसका मतलब इसका 100% फैक्टराइजेशन होगा। और फैक्टराइजेशन कैसे होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैंने इसको फैक्टराइज किया, तो यहाँ पर करके लिख देता हूँ x - 2 और x+2 ये इसके फैक्टराइजेशन होंगे। और नीचे तो लीनियर ही है,
तो नीचे लीनियर है, इसका मतलब वहाँ पर तो फैक्टराइजेशन पहले से ही हो रखा है, और साइन अभी मैंने चेंज नहीं किया है, साइन अभी वैसा का वैसा ही रहेगा, तो किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई थोड़ी किया है मैंने। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक का भी डी चेक कर लेता हूँ, चलो इसका नहीं इसका कर लेते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद करना चाहता हूँ, तो इस क्वाड्रेटिक का डी चेक कर लेते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक का डी चेक किया, 9, 3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस का 1, तो अगर मैं चेक करूंगा तो 13 आएगा और 13 भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब 100% स्क्वाड्रेटिक के भी फैक्टर होंगे, 100% स्क्वाड्रेटिक के दो रियल रूट आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, तो फैक्टर केवल ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही इसको मैं कर पाऊंगा, क्योंकि इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकता मैं ना, अजीब सी है थोड़ी सी क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प लेता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो रूट डी का मतलब √13 डिवाइड बाय 2 क्रॉस 1, तो 1। अब ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू 1 हो गई, 1 -1 नहीं है, इसको कर रहा हूँ फैक्टराइज, है ना। इस माइनस को तो मैं गायब कर दूंगा, अब ये साइन चेंज कर दूंगा, गायब कर दूंगा, तो ए की वैल्यू 1 है। इसका मतलब -3 प्लस माइनस √13 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास दो रूट आ गए। इसका मतलब एक रूट आया -3 माइनस √13 डिवाइड बाय 2, और एक और रूट आया x इक्वल टू -3 प्लस √13 डिवाइड बाय 2, ये दो रूट आ गए। इसका मतलब अगर इसको मैं फैक्टर फॉर्म में लिखूं, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, अल्फा, तो x माइनस अल्फा, और इसको मैं बीटा बोल देता हूं, तो x माइनस बीटा। इस तरह से दो फैक्टर फॉर्म में इसको लिख लूंगा, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। बाकी ये दो तो मैंने लिख ही दी थी। इस -1 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और साइन चेंज कर देता हूँ अगले स्टेप में ना। तो -1 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो, है ना, इसके फैक्टर कैसे लिखे जाते हैं। इसको मैंने बोला इसको अल्फा बोलो तो x माइनस अल्फा आ जाएगा, और इसको बीटा बोलो तो x माइनस बीटा आएगा। तो मैं x माइनस बीटा लिख रहा हूँ पहले, x माइनस बीटा। तो बीटा को कैसे लिखूंगा भाई, ये x माइनस बीटा, देखो इस तरह से। और x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा कैसे लिखूंगा, -3 माइनस √13 डिवाइड बाई 2, ये x माइनस अल्फा आ जाएगा। तो x माइनस अल्फा, इसको पूरे को उठा के इधर लाऊंगा ना, तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर दिखेगा, इस पूरे को उठा के इधर लाऊंगा तो x माइनस बीटा दूसरा फैक्टर दिखेगा। बाकी दो छोटे छोटे फैक्टर हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2, और नीचे की तरफ हमारे पास क्या आ रहे हैं, x प्लस 3 और x प्लस 7, और साइन अब घूम चुका है, क्योंकि मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है भाई, ये वाली फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। अब इस फॉर्म में सभी चीज़ें लीनियर हो चुकी है, सभी के मल्टीपल पॉजिटिव आ चुके हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुके हैं, वेवी कर्व लगाने के लायक सुटेबल है। तो अब केवल मुझे नंबर लाइन शो करनी है ना, नंबर लाइन पे नंबर्स शो करने हैं ना। तो सभी फैक्टर्स जीरो कहाँ होते हैं ना, ये पता करना है बस। सभी फैक्टर्स जीरो कहाँ होते हैं, तो ये जीरो होगा इस नंबर पर, ये जीरो होगा इस नंबर पर, ये जीरो होगा 2 पर, ये जीरो होगा -2 पर, ये जीरो होगा -3 पर, ये जीरो होगा -7 पर। तो हमें ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी सी जगह यहाँ पर बनाते हैं और सबसे छोटे नंबर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो जो पहला फैक्टर लिखा है ना, पहला फैक्टर वो जीरो हो रहा है जब x की वैल्यू -3 प्लस √13/2 रखी जाए, ठीक है ना। अब √13 की वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि √9 की वैल्यू होती है 3 और √16 की वैल्यू होती है 4, तो 3 और 4 के बीच में कोई वैल्यू आएगी। √13 9 और 16 के बीच का नंबर है ना भाई, तो √9 की वैल्यू होती है 3, √16 की वैल्यू होती है 4। इसका मतलब ये किसके बीच की वैल्यू है, 3 और 4 के बीच की वैल्यू है। तो मैं इसको 3.5 मान लेता हूँ, 3.5 ये मैंने कंसिडर किया है, ये लेट किया है, समझ में आई बात। तो इसका मतलब अभी -3 प्लस 3.5 डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास √13 की वैल्यू रखकर इतनी कैलकुलेशन देता है। तो ये 0.5 डिवाइड बाई 2, और इसको भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 0.25 ऐसा हमारे पास नंबर आ जाता है। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है और इसका वैल्यू आता है 0.25। सिमिलरली अगले वाले फैक्टर को मैं 0 देखता हूं तो कहाँ मिलता है वो, -3 माइनस √13 डिवाइड बाई 2 पर मिलता है। और इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो इसकी कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से होती है। मैंने √13 की वैल्यू रखी तो -6.5 डिवाइड बाई 2, और इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो -3.25 ऐसा हमारे पास नंबर आता है, -3.25।
तो ये नंबर तो छोटा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा नंबर है, ठीक है ना। तो अभी हम 2 नंबर के बारे में जान चुके हैं। अब 2 और -2 के बारे में, 2 और -2 के बारे में तो पता ही है साफ साफ कि कौन सा नंबर कहाँ जा रहा है, और -3 और -7 के बारे में भी पता है। तो हम यहाँ पर केवल नंबर लाइन बनाने वाले हैं इतनी कैलकुलेशन करने के बाद। अब देखो सबसे छोटा नंबर मुझे लग रहा है इन सब में, सब सारे नंबर लिख रहा है तो सबसे छोटा नंबर नज़र आ रहा है -7, फिर उसके बाद नज़र आ रहा है -3.25, तो -3 -√13 डिवाइड बाई 2, ये इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर है, -7 से थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है ना। अगली प्रोसेसिंग करूंगा तो फिर मुझे नंबर आ रहा है नज़र -3, फिर -2, फिर -2, और -2 से बड़ा नंबर नज़र आ रहा है 0.25, 0.25 का मतलब -3 + √13 डिवाइड बाई 2, और इससे बड़ा नज़र आ रहा है, 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है हमारे पास, 6 फैक्टर है, तो 6 नंबर आ गए। इस लाइन के 7 टुकड़े हुए तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देता जाऊंगा जब तक कि टुकड़े खत्म नहीं हो जाते। अब हमें आंसर लिखना है। इस लाइन के ऊपर जो इक्वेशन बोल रही है वो क्या बोल रही है कि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए भाई, तो पॉजिटिव आंसर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो x बिलोंग्स टू कितना आंसर आएगा, -∞ to -7 यूनियन -3 to -3 माइनस √13 डिवाइड बाई 2 टू -3 यूनियन -2 to -3 + √13 डिवाइड बाई 2 और यूनियन 2 to इन्फिनिटी। यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट ओपन इंटरवल, यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट ओपन इंटरवल। अब क्लोज कहाँ कहाँ आएगा, 1 2 3 4, इन 4 नंबर्स पर क्लोज आएगा, और ये ऊपर और नीचे कैंसिल भी नहीं हुए। इसका मतलब यहाँ 4 जगह तो क्लोज इंटरवल आएगा। 2 -3 + √13 डिवाइड बाई 2 -3 √13 डिवाइड बाई 2, और बाकी जितनी भी जगह बची वहाँ पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल काटा पीटी नहीं करी है मैंने बीच में कभी भी, मैंने इन बात का ध्यान रखा है कि कोई कंडीशंस तो नहीं लिखी थी मैंने बीच में, तो वो कंडीशन नहीं लिखते हुए मैंने देखा कि ये सब कुछ ठीक है, ओके है ना। तो इसको मैंने फाइनल कर दिया कि पॉजिटिव जहाँ पर लिखा है वो मेरा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इसमें मैंने ऐसी क्वाड्रेटिक लेने की कोशिश करी है जिसके फैक्टर्स थोड़े से अजीब हैं। तो कैलकुलेशन आपको किस तरह से करनी है कि भाई करनी तो वैसे है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, फैक्टराइज करना है x माइनस अल्फा, ये पूरा अल्फा मान लो, इसको इधर लाओगे तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर हो जाएगा, इसको बीटा मान लो तो इसको इधर लाओगे तो x माइनस बीटा फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर तो मुझे करने ही करने, फैक्टर होंगे अजीब से होंगे, करने पड़ेंगे, क्योंकि डी पॉजिटिव आ रहा है। डी पॉजिटिव ये बता रहा है कि 100% इसकी फैक्टर होंगे, रियल फैक्टर होंगे ना। तो रियल फैक्टर को तो मैं नंबर लाइन पर शो करूंगा और वो इनइक्वालिटी का आंसर का पार्ट बनेगा, ऐसा हमने सीखा है, ठीक है ना। तो बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करो। कैलकुलेशन इस तरह से करनी होती है भाई आपको, ताकि छोटे बड़े का आइडिया लग जाए, है ना, क्योंकि फिर गड़बड़ ना हो जाएगी। छोटी बड़ा अगर नंबर लाइन पर दिखाने में गड़बड़ कर दी तो फिर सारा आंसर गलत माना जाएगा। इसीलिए आप सही आंसर तक पहुँचें तो आपको इन बातों का ध्यान में रखें। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।